और आज मैं अपने नेक्स्ट शो का अनाउंसमेंट कर दूंगा, और वो भी एक नहीं, दो शो का अनाउंसमेंट कर देगा। बाय गॉड, आज वो दिन है ना, उठा मैं 10:30 बजे हूँ और बज गए 11:30। मैं अपने आप को पुश कर रहा हूँ कि चल यार कार्डियो कर ले, चल यार कार्डियो कर ले। भाई देखो, प्रेप पे जाना ना बहुत आसान है, लेकिन प्रेप पे रहना ना बहुत मुश्किल है। इट इज सेम लाइक लव स्टोरी। प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन प्यार करते रहना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। भाई 1 घंटे से अपने आप को मना रहा हूँ, वो वीकेंड में ना कुछ तो प्रॉब्लम होने लगता है। नहीं तो साला मैं मस्त 9 बजे उठ जाता हूँ। बीच में 1-2 दिन तबीयत खराब थी तो बात अलग है, नहीं तो 9 बजे 8:30 बजे उठ जाता हूँ और मस्त 11:30 बजे तक की तो मिल हो जाता है। अभी 11:30 बजे तक बेड से नहीं उठा यार, कार्डियो करना है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। हम उठ चुके हैं फाइनली, और वो मोटिवेशन आया वीडियो बनाने के बाद में। मुझे समझ में आ गया कि बस देखो, अगर कुछ करने के लिए ना, देखो जिम में अगर वर्कआउट भी अच्छा करना पड़ता है ना, तो वीडियो चालू कर देने का। पहले यहाँ पे शेकर बॉटल दिखा करती थी, अब दूध की बोतल दिखती है। तो मैं ये बोल रहा था कि जब यहाँ पे पहले होता था ना कि जिम में वर्कआउट अच्छा करने का रहता है ना, तो वीडियो चालू कर देने का, मस्त वर्कआउट हो जाता है। रीजन इज कि वीडियो में इंसान गलत नहीं दिखाना चाहता ना। तो मैं कब से सोच रहा था क्या करूं, अचानक में मुझे आया कि चल आज व्लॉग कर लेता हूँ, और आज मैं अपने नेक्स्ट शो का अनाउंसमेंट कर दूंगा, और वो भी एक नहीं, दो शो का अनाउंसमेंट कर देगा। दीप बैंड दी कभी फटाफट कॉफी वॉफी, आई मीन ग्रीन टी पी लेते। ये सर्दी तो ना ऐसा हो गया जैसे मेरे को दहेज में आई है, खत्म ही नहीं हो रही, जा ही नहीं रही है। फटाफट रेडी होते, कार्डियो करते, और कार्डियो करने के बाद में मैं आपको रेडी होकर डायरेक्ट मिलूंगा, बिकॉज आज मैं जरा भी चार्ज नहीं, और मैं जिस दिन जरा भी चार्ज नहीं रहता ना, उस दिन मैं अपने आप को फुल चार्ज कर लेता हूँ और मैं फटाफट वर्कआउट कर लेता हूँ। क्योंकि शाम, मुझे पता है अगर मैंने शाम तक का वेट किया तो मेरा वर्कआउट छूट जाने वाला है। तो मैंने ना एक बहुत वाइज डिसीजन किया। मैंने बोला कि देखो, अगर कार्डियो करने जाऊंगा तो ऑलरेडी 11:30 बज गए थे। मैंने बोला चुपचाप मैं मील 1 खा लेता हूँ, और उसके बाद में गाड़ी जाएगी भाई, कलर वलर मत लगाना, बड़ी महंगी गाड़ी है। तो मैंने बोला कि अगर मैं कार्डियो करने जाऊंगा तो ऑलरेडी बहुत लेट हो जाएगा, इसके लिए मैंने फटाफट मील 1 बनाया, मील 1 खाया, और अब जस्ट चेंज करके मैं निकल चुका हूँ जिम जाने के लिए, और मैं कार्डियो कर लूँगा वर्कआउट के बाद। तो मोस्टली ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ टाइम की वजह से या कोई भी इशू की वजह से अगर चीज़ें डिले हो जाती है, तो ये एक टिप भी है आप लोगों के लिए जो लोग मॉर्निंग कार्डियो करते हैं एम्प्टी स्टमक। तो समझो कोई भी इशू हो गया, काम आ गया, कहीं कर नहीं पाए, तो ये चीज़ को आप पोस्ट वर्कआउट कर सकते हैं, बट नॉट एवरी डे। प्रेफर करना मॉर्निंग कार्डियो, बट कभी मजबूरी है तो कोई बात नहीं। जैसे आज था, अगर मैं कार्डियो करता, फिर मैं फ्रेश होता, फिर मैं मील खाता, तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि लेट्स गो डू द वर्कआउट, बिकॉज वर्कआउट कर लेंगे और उसके बाद कार्डियो कर लेंगे तो दोनों काम एक साथ में हो जाएगा। वरना कुछ ना कुछ स्किप हो जाएगा, या तो वर्कआउट स्किप हो जाएगा या तो मील स्किप हो जाएगा। और ऑलरेडी मैंने कल रेस्ट डे लिया था, तो आई डोंट वांट टू टेक अ रेस्ट डे एंड आई डोंट वांट टू मिस एनी मील, बिकॉज आई एम वेरी वेरी फोकस। बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है। सो लेट्स गो जिम और बैंग बैंग लेग वर्कआउट। मैं यूजुअली ना लेग का पूरा वर्कआउट साथ में नहीं करता, फॉर मल्टीपल रीज़न। एक तो मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ फील करके माना प्रेफर करता हूँ। तो मैं अगर पूरा लेग वर्कआउट करूँगा तो मुझे कम से कम 2 घंटे लगेंगे, जो मुझसे नहीं होता है, और मैं फिनिश कर देता हूँ 45-60 मिनट। सेकेंड, मुझे नी इंजरी है, तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि जितना कम लोड दे सकते हो उतना अच्छा है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 डेज अपनी बॉडी के पास, 1 डे hamstring and calf, then फिर उसके बाद फिर 10 मिनट, फिर 2 डेज अपनी बॉडी के पास quads and calf। कभी कभी quads के साथ ग्रुप मारता, कभी कभी hamstring के साथ ग्रुप मारता। ये जो एक्सरसाइज है अडप्टर अबडक्टर, बेसिकली लोग है ना इसको वार्म अप के तौर पर लेते हैं, बट दे डोंट रियलाइज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर ब्यूटी ग्रुप। एंड ऑल्सो अडप्टर को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हें बहुत सारी इंजरीज भी हो सकती है। और इस एक्सरसाइज के बहुत फायदे हैं। डोंट टेक इट एज अ वार्म अप, टेक इट एज अ प्रॉपर वेरिएशन एंड डू इट विद द मसल कनेक्शन, जैसे कि स्क्वीज एंड स्ट्रेच हम नॉर्मली करते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको फायदेमंद है। तो यूजुअली जब मैं लेग वर्कआउट करता हूँ
तो हर एक पार्ट के 2 वेरिएशन, जैसे ग्लूट्स के 2, हैमस्ट्रिंग के 2 और काफ के 2। सो ग्लूट्स मैंने लास्ट 3 दिन पहले ही किया था। कॉर्ड्स के साथ में मैंने रशियन स्विंग के बारे में बताया था इंस्टाग्राम स्टोरी पे, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, कि दिस इज हाउ बेनिफिशियल इट इज़ फॉर ग्लूट। तो मैंने सिर्फ आज अडप्टर मारा, लाइन हैमस्ट्रिंग कर्ल, और अब मैं मार रहा हूँ स्टैंडिंग सिंगल लेग हैमस्ट्रिंग कर्ल। हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने का एकदम इजी और सबसे लॉजिकल तरीका अगर बताऊँ तो इट इज़ एज सेम एज बाइसेप्स। जैसे प्रीचर कर पे हम बाइसेप मारते हैं, समझ लो लाइन लेग का जो मार रहे हैं वो बेसिकली हैमस्ट्रिंग के लिए मार रहे हैं। और जैसे हम सिंगल लेग हैमस्ट्रिंग मारते हैं स्टैंडिंग, समझ लो आप सिंगल आर्म डंबल मार रहे हो या सिंगल आर्म मशीन टेबल मार रहे हो। आपको बस उसी तरीके से स्क्वीज एंड स्ट्रेच करना है जैसा आप बाइसेप में करते हो। एंड दैट इज द सेम डिफिकल्टी एवरीबडी फेस विद हैमस्ट्रिंग एंड बाइसेप। जो फटाक से पंप हो जाता है तो ज़्यादा वेट नहीं जाता है, बट ये अगर लॉजिक रखोगे तो शायद आपके फ़ायदे में होगी। मुझे तो फ़ायदा देती है। नाउ 2 sets of hamstring done, 2 variation of hamstring done, 4 set each. Now we'll go and do calf. First seated 4 set and then standing 4 set. थक गए यार। एक्चुअली आपको होता है लेग डे आपको नहीं थकाता है ना, लेग डे नहीं थकाता है, आपको थकाता है आपका दिमाग। बिकॉज दिमाग में ना हमेशा चलते रहता है यार आज लेग डे है, क्योंकि हर किसी का फेवरेट डे रहता है। एक टाइम पे मेरा भी है ना बहुत फेवरेट हुआ करता था लेग डे, जब मैं 4 प्लेट स्क्वाट मारता था। लेकिन जब से ये इंजरी हुई है ना, क्या स्क्वाट, क्या हैमस्ट्रिंग, क्या कॉर्ड्स, क्या ग्लूट। लेकिन अब ऑब्वियसली अगर नहीं मारेंगे तो चिकन लेग हो जाएंगे, तो इसके लिए मारना ज़रूरी है। मैं मारता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है मैं लेग्स नहीं मारता, बट मैं इसके लिए स्टोरी वगैरह ज़्यादा नहीं डालता। बिकॉज यार मुझे लगता है कि साला चेस्ट इतना हैवी मार रहे हैं, बैक इतना हैवी मार रहे हैं, और लेग्स में एकदम टिंगो वेट मार रहे हैं, क्या दिखाने का। इसके लिए मैं लेग्स का वर्कआउट ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ। बट अब जब कुछ बता रहे हैं तो मैंने बोला दिखा देते। आदमी क्या ना, हर किसी का फेवरेट वर्कआउट रहता है और वो दिन पे एकदम चार्ज रहता है। आई एम श्योर आप लोगों का भी होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट वर्कआउट क्या है। जैसे आजकल मुझे चेस्ट मारने बड़ा मज़ा आता है, शोल्डर मारने बड़ा मज़ा आता है, बैक मारने बड़ा मज़ा आता है, बाइसेप ट्राइसेप बोरिंग, लेग्स डे बोरिंग। आई हेट डूइंग दिस। आप लोगों का फेवरेट बताना मुझे। और हाँ, शो की बात करते हैं, थोड़ा प्रोटीन वोटीन पी ले तो गाड़ी में बैठ के शो की बात करते हैं कि नेक्स्ट शो कौन सा खेल रहा हूँ। हाँ जी, तो काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि मैं कौन से शो में कम्पीट करूँगा। और जब से मैंने अनाउंसमेंट की कि मैं कंपटीशन खेलने वाला हूँ, तो मुझे आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन मुझसे जुड़ी रहती है और वो बहुत टाइम से चाहते थे मुझे खेलना। लेकिन देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% गलती कोविड की है कि कोविड की वजह से मैं शो नहीं खेल पाया। लेकिन हाँ, ये भी है कि बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे कि मुझे अपने बिजनेस पे भी ध्यान देना था, फैमिली ग्रोइंग पे भी ध्यान देना था। जैसे कि आपको पता, नाउ आई हैव अ सन हु इज 7 months ओल्ड नाउ। तो फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिजनेस नहीं करेंगे या जॉब नहीं करेंगे या कुछ भी जो जहाँ से आपको पैसा आ रहा है, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आप घर कैसे चलाएंगे, कंपटीशन के लिए प्रेप कैसे करेंगे, जो भी चीज़ें, ट्रैवल वावल, ठीक है, सप्लीमेंट वगैरह स्पॉन्सरशिप से मिल जाता है, लेकिन हर चीज़ स्पॉन्सरशिप से नहीं मिलती ना। आई मीन टू से असला बारूद, और वो बहुत एक्सपेंसिव रहता है। सेकेंड, ट्रैवल बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में प्रो शो होता नहीं है, बाहर जाके खेलना पड़ता है। इससे पहले मैंने 5 प्रो शो खेले हैं, और यही रीज़न है मुझे लगता है कि अभी तक के हमारे देश के बहुत सारे प्रो है जो कम्पीट नहीं कर पाए, क्योंकि बाहर जाना एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत पैसे लगते हैं, और ऑफ कोर्स कोविड भी कहीं ना कहीं इशू था। तो 5 प्रो शो खेलने के बाद में मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि भाई बहुत पैसे खर्चे हो गए, अब थोड़ा पैसे कमा भी लेते हैं, वरना घर भी चलाना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखनी है। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा था कि थोड़ा ब्रेक ले लेते, क्योंकि नहीं हो रहा था, फ्लाइट्स नहीं थी, ये तो मैंने बोला चलो रीज़न अच्छा है, दूसरी चीज़ों पे फोकस कर लेते। नाउ जब सब खुल गए और बंद होने के आसार नहीं लग रहे, तो आई हैव डिसाइडेड कि ये साल में मैं कई शो खेलूँगा। लेकिन मैं कोई भी शो खेलने से पहले गुरु से कंसल्ट करता हूँ कि गुरु मैं ये खेलूँ, और गुरु बोलता है कि फोकस ऑन वन शो,
डोंट गो फॉर दिस, फोकस ऑन वन शो। मसल के फाइबर दिख रहे हैं, हल्का हल्का पिच हो रहा है, फाइबर नहीं दिख रहे, हाँ लेकिन मसल अच्छा दिख रहा है। खैर, तो गुरु बोलता है कि पहले इस पर फोकस करो, इसके बाद में डिसाइड करो कि नेक्स्ट क्या करना है। तो अभी के लिए मैंने 2 शो डिसाइड किए थे, विच इज़ किए हैं। तो अभी के लिए मैंने 2 शो डिसाइड किए, विच इज़ थाईलैंड प्रो एंड कुवैत प्रो। थाईलैंड प्रो, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो है 26-27 ऑफ मार्च 2022, जो अभी से 8 हफ्ते आउट है, यानी कि आज सैटरडे संडे से 8 हफ्ते आउट है। और कुवैत प्रो जो मैंने वेबसाइट पे देखा था वो 1 तारीख का दिखा रहा है। तो अगर 1 तारीख को है वो, तो टेक्निकली 8.5-9 हफ्ते आप बाकी है। तो मेरा ऐसा प्लान है कि मैं पहले थाईलैंड जाऊँगा, थाईलैंड से कम्पीट करके कुवैत जाऊँगा। इवन इफ आई विन थाईलैंड शो, I'll still go to Kuwait and compete just to improve myself, experience myself and compete with different athletes. Winning is a good thing, हर कोई जीतने के लिए करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि जीतने के बाद में अगर आप ओलंपिया भी खेलने जाओगे तो जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस रहेगा उतना आप अच्छा ओलंपिया में परफॉर्म कर पाओगे। ये मेरा मानना है। तो अभी तक के मैंने कुवैत प्रो की परमिशन नहीं ली है गुरु से, मैंने सिर्फ थाईलैंड प्रो की ली है। लेकिन जब मैंने सोचा कि 4 हफ्ते बाकी रहेंगे, जब मैं टिकट्स वगैरह बुक करूँगा, तब मैं गुरु को पूछ लूँगा कि भाई कि कोई ऐसे क्योंकि अभी क्या है ना, शोज़ प्रीपोन्ड हो रहे, पोस्टपोन्ड हो रहे, तो मैं अभी गुरु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैंने बोला कि जैसा चल रहा है चलने दो, 4 हफ्ते बचे रहेंगे, विच इज़ समवेयर इन February एंड, तब मैं गुरु को पूछूंगा कि क्या मैं थाईलैंड प्रो खेलने के बाद में मैं कुवैत प्रो जाऊँ। अगर वो बोलेगा यस, तो मैं उसी तरीके से टिकट करूँगा। अगर वो बोलेगा नो, तो फिर मैं थाईलैंड प्रो खेलूँगा और उसके आगे का प्लान जो मेरा है वो कंटिन्यू करूँगा। अप्रैल में मुझे शो करना था, लेकिन अप्रैल में रमज़ान है, तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू द शो। अप्रैल के बाद मई है, जून है, जुलाई, बहुत सारे महीने, तो पहले ये शो पे फोकस करते हैं और उसके बाद में अप्रैल के बाद वाले शो पे, यानी कि मेरे लिए टेक्निकली रमज़ान से पहले फर्स्ट हाफ है, तो इस पर मैं ध्यान देता हूँ। यहाँ के रिज़ल्ट के बाद, यहाँ के सिचुएशन के बाद कितने पैसे बचते हैं शो के लिए, उसके सबके बाद में और अप्रैल के बाद में हम डिसाइड करेंगे कि आने वाले कौन से शो खेलेंगे, क्योंकि हर महीने शो होते हैं। इंडिया में नहीं होता है, एशियन कंट्रीज़ में बहुत कम शो होते हैं, लेकिन हाँ अमेरिका में होता है। तो दैट्स इट। थाईलैंड प्रो 8 वीक्स आउट, कुवैत प्रो 9 वीक्स आउट। अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई और नया वेरिएंट नहीं आया, तो हम डेफिनेटली आपको नए स्टेज पे दिखूंगा। कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने की, क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं, और उसके बाद में स्टेज पे मैं जैसा भी परफॉर्म किया अपना बेस्ट देने के बाद में, अगर मैं सबसे अच्छा लगा तो मैं जीतूंगा, मैं सबसे अच्छा नहीं लगा तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डजेंट मैटर ये करता है कि मैं अपना बेस्ट दे के जा रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं स्टेज पे जाऊँ तो मैं ये सोचूं कि यार काश वो वाले दिन पे ना ये नहीं किया होता, या काश वो वाले दिन पे ये कर लिया होता। इसके लिए मैंने अब सब कुछ सॉर्ट किया है। घर पे ट्रेडमिल है, खर्चा होता है हर चीज़ का, लेकिन सब कुछ मैंने सॉर्ट कर लिया है। और ट्रेडमिल के थोड़ा स्पेशल थैंक्स टू माय स्पॉन्सर फिटलाइन, जिन्होंने मुझे प्रेप के लिए ट्रेडमिल भेजा है। आई एम वेरी ग्लैड एंड थैंकफुल टू देम। दैट्स इट। मैं बहुत थोड़ा सा नर्वस साउंड कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत दिन से मैं सोच रहा था बता दूँ, लेकिन मैं सोचा था बताऊँ नहीं बताऊँ, क्योंकि यार वो थोड़ा टाइम लगता है ना कॉन्फिडेंस आने की, यार होगा नहीं होगा, बिकॉज इतना कुछ चलता है ना ज़िंदगी में। लेकिन जब अब बॉडी शेप में लग रही है, विदाउट पंप, मैंने कल वर्कआउट नहीं किया था, आज मैंने लेग वर्कआउट किया, तो अपर बॉडी में ज़रा भी पंप नहीं है, उसके बाद भी इतनी अच्छी दिख रही है, तो इसका मतलब आई एम रेडी एंड होपफुली आई विल बी रेडी इन 8 वीक्स। सो जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, ब्लॉग्स बनाते रहेंगे। अगर कुछ स्पेशल आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। आपकी दुआएं, सपोर्ट, आशीर्वाद की हमेशा ज़रूरत रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, और जितने लोगों ने मुझसे एक्सपेक्टेशन रखी, प्यार रखा, आई लव यू ऑल। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। तुम्हारा भाई कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। तो दैट्स इट। ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज का ब्लॉग बनाने का रीज़न ये था, आई वांटेड टू अनाउंस माई शो, ताकि मैं जल्दी जल्दी एडिट करके या तो आज रात में या कल सुबह में मैं डाल दूँ। होप यू एंजॉयड दिस ब्लॉग। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर। दुआ में याद, जायदाद में किसी का बात बिल्कुल नहीं।